नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक सारा दिन में आपका फिर एक बार स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम देश दुनिया में, प्रदेश में घट रही राजनीतिक सामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। खबर के पीछे जो पोस्टमार्टम है, खबर के पीछे की जो खबर है, परतों के पीछे जो छुपी रहती है कि यह हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों बयान आया या क्या इस कथन के मायने हैं, उसकी हम समीक्षा करते हैं, विश्लेषण करते हैं। आज बात पद और पावर की। जी हाँ, राजनीति में जितना महत्व पद का है उतना ही महत्व पावर का है। बहुत से लोग ये समझते होंगे कि पद का मतलब पावर होता है। जी नहीं, राजनीति में पद एक है और पावर दूसरी तरफ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अभी फिर एक बार कहा कि उनकी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन शीघ्र किया जाएगा। आपको याद होगा, मदन राठौड़ जुलाई 2024 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, कह सकते हैं कि मनोनीत हुए थे। सीपी जोशी ने जब पद छोड़ा उसके बाद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको मनोनयन किया था। उसके बाद बीजेपी के जब संगठनात्मक चुनाव हुए तो फरवरी महीने में 2025 वो निर्वाचित अध्यक्ष हो गए। मतलब प्रदेश के जो भाजपा के वोटर हैं, निर्वाचक मंडल है, उनको विधिवत अध्यक्ष चुन लिया। तो 13 महीने पहले जब अध्यक्ष बने थे मदन राठौड़ और उनसे नई कार्यकारिणी के बारे में पूछा जाता था तो कह रहे थे अभी तो इसी से काम चलेगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन उनको निर्वाचित अध्यक्ष हुए, मतलब चुने हुए अध्यक्ष 7 महीने हो गए और 7 महीने से जब भी उनसे पूछा जाता है तो यही कहते हैं कि कार्यकारिणी का गठन शीघ्र कर लिया जाएगा। 7 महीने में शायद वो 7-8 बार ये बात दोहरा चुके हैं, लेकिन कार्यकारिणी का गठन कब होगा ये शायद मदन राठौड़ को भी नहीं पता। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है कि मदन राठौड़ को भी नहीं पता कि उनकी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कब होगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी में इस समय, राजस्थान ही नहीं पूरे देश के जो अलग अलग राज्य हैं वहां लगभग स्थिति एक सी है कि सारे फैसले दिल्ली से लिए जाते हैं। इस तरह की नियुक्तियों के, मंत्रिमंडल में फेरबदल के हो या राजनीतिक नियुक्तियों की या प्रदेश पदाधिकारियों की हो, और जब दिल्ली चाहेगा तब भारतीय जनता पार्टी को उसकी प्रदेश कार्यकारिणी मिलेगी। अभी ये हालत है कि पिछले 13 महीने से मदन राठौड़ अपनी पुरानी कार्यकारिणी से काम चला रहे हैं। वो कार्यकारिणी जिसके पदाधिकारी सत्ता आने के बाद राजनीतिक नियुक्तियों की दौड़ में लगे हुए हैं। हर पदाधिकारी सरकार में किसी पद पर, राजनीतिक पद पर नियुक्त होना चाहता है और उसकी सारी भागदौड़ इसी तक सीमित है। पुराने पदाधिकारी राजनीतिक नियुक्तियों की दौड़ में शामिल हैं और जो उम्मीदवार हैं जिनको संगठन में आने की चाहत है वो संगठन के लिए दौड़ कर रहे हैं। मंत्रिमंडल फेरबदल की भी यही स्थिति है लगभग। बार बार ये चर्चा उठती है, अटकलें उठती हैं कि समय आने पर विस्तार होगा। ठीक, ये तो भारतीय जनता पार्टी का फैसला है कि मंत्रिमंडल में विस्तार कब करें। 25 मंत्री हैं उनके पास, तो काम चल रहा है सरकार का, किसको हटाना किसको लेना ये। लेकिन बात यहाँ प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की हो रही है। ये शायद जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है 6 अप्रैल 1980 से, ये पहला मौका होगा जब कोई निर्वाचित अध्यक्ष 7 महीने में अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाया हो। पहले भी होते रहे हैं, महीने 2 महीने में बैठते थे, बातचीत होती थी, नामों पे डिस्कशन होता था, लेकिन अब ये सारी दौड़ दिल्ली तक सीमित होकर रह गई है। जो पदाधिकारी बनने वाले हैं वो दिल्ली भागते हैं, अपने अपने आकाओं को पकड़ते हैं। और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में कह सकते हैं गुटबाजी तो नहीं है, लेकिन अनेक छत्रप हो गए हैं अलग अलग, और जो पदाधिकारी बनने की होड़ में है या राजनीतिक नियुक्तियों की, वो सारा दिल्ली की तरफ भागते हैं। अब सवाल है कि प्रदेश अध्यक्ष अपनी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पा रहे अगर, तो सीधा सीधा संकेत है कि मदन राठौड़ को पद तो मिला
लेकिन पावर नहीं, अपनी कार्यकारिणी के गठन की पावर भी नहीं। आपको याद होगा महीने भर पहले सोशल मीडिया पे एक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जारी हो गई थी। उसमें बाकायदा लिखा हुआ था कि ये इनकी सिफारिश किसने की है। जितने भी बने थे उनकी सिफारिश थी कि संघ के अनुशंसा पर या किसकी अनुशंसा पर उनके नाम इसमें लिए गए हैं। 3-4 दिन पहले जब मदन राठौड़ से संवाददाताओं ने पूछा, मीडिया ने पूछा कि आपकी जो कार्यकारिणी की लिस्ट आई थी वो क्या सही थी, तो उन्होंने कहा प्रपोज होते हैं नाम, कई लोग होते हैं, और ये सही बात है राजनीतिक दलों में कि हर नेता अपने अपने समर्थकों के नाम सूची में जुड़वाना चाहता है और अपनी तरफ से नाम देता है। तो सूची में जो प्रस्तावित नाम है किसने भेजा, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन उस सूची का बाजार में आ जाना, उस सूची का मीडिया में आ जाना, तो मदन राठौड़ ने स्वीकार कर लिया है कि वो सूची प्रपोज थी, प्रस्तावित थी। तो प्रस्तावित सूची बाहर कैसे आई? इसका मतलब कार्यकर्ताओं में जो पदाधिकारी बनने के इच्छुक हैं, और एक पद 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, 20 अगर पदाधिकारी बनने हैं तो 200 लोग दावेदारी में शामिल है, और हर व्यक्ति अपने अपने नेता को पकड़ रहा है, जो भी उसके जान पहचान वाला है, कोई संघ से दबाव डलवा रहा है, कोई किसी से। और शायद इसी चक्कर में दिल्ली भी प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी के गठन का फैसला नहीं ले पा रहा, वरना प्रदेश पदाधिकारियों की सूची 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना बहुत होते हैं, और जो ऐसा हमेशा होते आए हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भले ही सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बोले, बात कार्यकर्ताओं की नहीं, विधायक, सांसद सब इस चीज को लेकर व्यथित हैं कि कार्यकारिणी में इतनी देरी क्यों हो रही है। पुराने पदाधिकारी हैं वो इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, 1-2 को छोड़ के, और जो पदाधिकारी बनने की दौड़ में हैं वो जब तक बन नहीं जाए जब तक वो उसको स्वीकार नहीं करते। जो पिछली प्रस्तावित सूची आई उसको लेकर कितना बवाल हुआ, कई लोगों ने अपना विरोध जताया। कांग्रेस से आए 2 महिला नेत्री एक ही नाम की, उनके नाम भी उस सूची में आए, उसको लेके भी विवाद हुआ कि बरसों से जो काम कर रहे हैं उनकी अपेक्षा करके, उनकी उपेक्षा करके, उनको दरकिनार करके, और बाहर से आए हुए लोगों को अगर संगठन में स्थान दिया जाएगा तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहन नहीं करेंगे। तो सवाल रह रहे कि फिर यही उठता है कि अगर किसी व्यक्ति को पद मिला है और पावर नहीं मिले तो क्या होता है? वही होता है जो अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में हो रहा है। हर छोटे काम के लिए, चाहे वो प्रदेश पदाधिकारियों की बात छोड़िए, जिलों की जो कार्यकारिणियां हैं, जयपुर शहर की कार्यकारिणी भी इसी तरह सोशल मीडिया पे लीक हो गई थी, उसके बाद उसको वापस लिया गया, उसको लेके भी विवाद चल रहा है। तो सवाल वो है कि जब पद मिलता है और पावर नहीं होती तो वही होता है। और इसका भारतीय जनता पार्टी नहीं, अनेक, कांग्रेस की भी बात करें, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन उनके पास पद था प्रधानमंत्री का, लेकिन पावर नहीं थी, पावर कहीं और थी। और मनमोहन सिंह फैसले नहीं ले पाते थे, उनकी कैबिनेट के फैसले लिए हुए सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के पदाधिकारियों ने उसका मजाक उड़ाया था। ये बात पुरानी हो गई, 15 साल पुरानी, लेकिन लोगों के जहन में आज भी है। और यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है कि अगर आप किसी व्यक्ति को पद देते हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो और चाहे संगठन में अध्यक्ष का पद हो, और उसके पास पावर नहीं होती, तो फिर जो भी संगठन की विफलताएं होती हैं उसका ठीकरा भले उस पर फोड़ दो, जैसे मनमोहन सिंह जी पे फोड़ा गया कि 10 साल के कार्यकाल के बाद जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपने ताकत पर 282 सीटें लेके आई, तब लोगों ने, बहुत से लोगों ने मनमोहन सिंह पे हार का ठीकरा फोड़ा। लेकिन मनमोहन सिंह क्या करते, 2G या जितने भी घोटाले हुए, मनमोहन सिंह जी फाइलों में साइन भले करते थे, लेकिन वो आदेश कहाँ से आते थे पूरा देश जानता है। तो वही स्थिति अब भारतीय जनता पार्टी की हो रही है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति अपने स्तर पर कोई फैसला नहीं ले सकता, जो फैसले होते हैं वो दिल्ली में हो रहे हैं, और सारी दौड़ जो है कार्यकर्ताओं की, जो परिश्रम है, समय है, वो इस चीज में जाया हो रहा है कि किस तरह संगठन में पद पाने के लिए दिल्ली के नेताओं को विश्वास में लिया जाए। पहले भी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि नेताओं को जो दरकिनार करने की जो प्रथा है
कोई भी नेता अगर किसी संगठन में विवाद हुए, विवाद हर राजनीतिक दल में होते हैं, मतभेद होते हैं, कई मनभेद भी होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो भी रहे, कार्यशैली को लेकर मतभेद रहे, अटल जी के समय में भी रहे, बहुत से नेताओं को, जो वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी की नींव की ईंट बन के काम किया, ऐसे लोगों को भी दरकिनार होना पड़ा। कल्याण सिंह सबसे बड़ा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी को 1991 में सफलता मिली और अपने बूते भारतीय जनता पार्टी देश के सबसे बड़े राज्य में 221 सीटें लेके आई थी और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। 92 में हालांकि उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई थी बावी ढांचे के गिराए जाने के बाद, लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में सरकार आई 96 में, तो कल्याण सिंह मुख्यमंत्री फिर से बने, लेकिन उनको नेतृत्व से विवाद के कारण, टकराहट के कारण उनको दरकिनार किया गया। और जब उनको दरकिनार किया गया तो उन्होंने पार्टी छोड़ी, अपनी अलग क्रांति दल बनाया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को देश के सबसे बड़े राज्य में 1996 के बाद, जब 1999 में कल्याण सिंह अलग हुए, तो भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में आने के लिए 2017 तक इंतजार करना पड़ा। कल्याण सिंह को दरकिनार तो कर दिया पार्टी ने, लेकिन उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। और जो 221 सीटें लेके आई थी पार्टी 1991 के चुनाव में, वो सीटें 2002 के चुनाव में 88 रह गई, फिर 2007 के चुनाव में 52 रह गई और फिर 2012 के चुनाव में 47 सीटें रह गई। मतलब 221 सीटों से भारतीय जनता पार्टी 47 सीटों पे आ गई। उसका कारण यही था कि जो प्रभावशाली नेता हैं उनको दरकिनार किया गया। ठीक ऐसा ही हाल दिल्ली में हुआ था। जब भारतीय जनता पार्टी 93 में सत्ता में आई वहां पर दिल्ली में, तो मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी कुछ गतिविधियां भी ऐसी थी कि पार्टी से टकराव उनका बढ़ता गया और जब वो पार्टी उन्होंने छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 98 में जब सुषमा स्वराज आखिरी मुख्यमंत्री थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में आने में 27 साल लगे। वो दिल्ली जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ था, उसका कारण क्या है आप समझ रहे होंगे कि जब प्रभावशाली नेताओं को दरकिनार करके और मनोनयन होने लगता है, वो चाहे मुख्यमंत्री का पद हो और चाहे वो अध्यक्ष का पद हो, जो जिसका जनाधार नहीं हो, ऐसे नेताओं को जब स्थापित किया जाता है तो पार्टी को यही हश्र होता है और पार्टी को उसका जो खामियाजा उठाना पड़ता है वो उसको देर में पता चलती है, उस समय नहीं पता चलता। जब पार्टी सत्ता में होती है, पावर में होती है, तो उसको लगता है कि हम जो फैसले ले रहे हैं वो सही है और कार्यकर्ता उसको एक्सेप्ट करेगा। कल्याण सिंह जी को जब हटाया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से, तो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जिसका न जनाधार था, न उसको कार्यकर्ता जानते थे, राम प्रकाश गुप्ता। आप भी नाम सुन के चौंके होंगे। कल्याण सिंह को हटाने के बाद भाजपा आला कमान ने राम प्रकाश गुप्ता को अध्यक्ष बनाया और वो 1 साल भी नहीं संभाल सके। और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में संगठन की स्थिति हुई उसकी मैं अभी आपको विस्तार से बता चुका हूं कि 221 वाली सीटें 47 सीटों पे आ गई। तो आज जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार की भी यही स्थिति है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम अटकलें लगती हैं, बार बार मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना पड़ता है, फैसले चूंकि वहीं से होने हैं और विधायक सांसद तक इस चीज को लेकर व्यथित है। मैंने फिर कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता अनुशासित है, अपेक्षाकृत व्याकुलता है उसके मन में। व्यक्तिगत अगर बातचीत करोगे तो संगठन की सारी स्थिति बताता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हर काम दिल्ली से हो रहा है, प्रदेश के नेताओं की चलती नहीं है, लेकिन वो बोलने से कतराता है। ये स्थिति विधायकों की है, सांसदों की है और मंत्रियों तक की यही स्थिति है। किरोड़ी लाल मीणा ने, आपको याद होगा कि मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, ना उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ, गाड़ी छोड़ दी उन्होंने, कैबिनेट की मीटिंग में जाना छोड़ दिया, फिर धीरे धीरे आने लगे। तो ये स्थितियां कब पैदा होती हैं? जब आपको अपने नेतृत्व पे विश्वास नहीं होता, आपको लगता है कि ये व्यक्ति अध्यक्ष हो चाहे मुख्यमंत्री हो, ये आला कमान की पसंद है, हमारी पसंद नहीं है। तो इसमें मदन राठौड़ का भी दोष नहीं है, भजन लाल शर्मा का भी दोष नहीं है। पार्टी के अंदर कुछ प्रक्रिया ऐसी बन गई है कि हर काम को दिल्ली की तरफ देखना और दिल्ली के भरोसे रहना, और दिल्ली को जब सुविधा होगी, दिल्ली के पास जब समय होगा, आलाकमान के पास जब समय होगा,
तब भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश कार्यकारिणी है वो अस्तित्व में आएगी। कहने को ये स्थितियां बहुत अच्छी हो सकती हैं। अगर यही स्थिति कांग्रेस की होती, मान लो कि 7 महीने से अगर वो कार्यकारिणी नहीं बना पाते, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आप जानते हो किस तरह से कटाक्ष कसते कि सब कुछ कांग्रेस में तो 10 जनपद करता है। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता सरेआम कहते थे, और वस्तुस्थिति भी ये थी। आज भी कांग्रेस की स्थिति यही है कि चाहे राजस्थान का फैसला हो, चाहे कर्नाटक का फैसला हो, चाहे हिमाचल का फैसला हो, सारे फैसले दिल्ली से लिए जाते हैं, आलाकमान की तरफ से। और लगभग वही परिपाटी आज भारतीय जनता पार्टी में घर कर गई है। संघ के साथ उनके ताल्लुकात को लेके भी समय समय पर चर्चा चलती है। मोहन भागवत जी ने अभी पिछले दिनों उनसे पूछा गया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सरसंघ चालक ने कहा, जब उनसे पूछा गया क्या आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी सलाह लेती है, क्या अध्यक्ष पद पर आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को सलाह देता है, तो उनका एक जवाब था जो बहुत छोटा था लेकिन उसके मायने बहुत गंभीर है। उन्होंने साफ कहा था, अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के निर्वाचन में संघ की चलती या संघ का माना जाता तो कब का अध्यक्ष बन गया होता। इसका मतलब उन्होंने साफ कहा कि संघ का भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन होगा इससे कोई लेना देना नहीं है, और जो कुछ देरी हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को चाल, चरित्र, चेहरा और कार्यशैली में दूसरी पार्टियों से अलग मानती थी और सालों तक रही भी है, लेकिन आज के दौर में जो हो रहा है कि एक निर्वाचित अध्यक्ष को यह कहना पड़ रहा है कि शीघ्र हो जाएगा, हर महीने वो कहते हैं शीघ्र हो जाएगा, शीघ्र हो जाएगा, और कार्यकर्ताओं की व्याकुलता बढ़ रही है। ज्यादा समय दूर नहीं है, अभी अंता में विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, शायद अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा। उसके बाद पंचायत और पालिका के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो भी अगले महीने से शुरू हो जाएगी। ऐसे में जो पार्टी अपने आप को संगठनवादी पार्टी कहती है और उसके पास अगर संगठन नहीं है, और बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी संगठन की नहीं है, जिलों में जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वहां तक भी सीमित नहीं है, उसके मोर्चे, अग्रिम मोर्चा, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे महिला मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, एससी मोर्चा हो, एसटी मोर्चा हो, माइनॉरिटी मोर्चा हो, सबकी स्थिति कमाबेश यही है। जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी बनेगी, उसके बाद मोर्चों का गठन होगा, फिर मोर्चों में अध्यक्ष बनाए जाएंगे, फिर मोर्चे के अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणियों को करेंगे। तो चुनाव जब सर पे है, नजदीक है, पंचायत पालिका भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अग्नि परीक्षा है। लोकसभा चुनाव में देखा था, 2 बार से 25 सीटें जीत रही भारतीय जनता पार्टी 11 सीटें हारी थी। उसका कारण उस समय तात्कालिक गुटबाजी हो सकती है, टिकट नहीं मिलना या संघ और भाजपा के बीच समन्वय का अभाव होना, कुछ अनेक कारण थे, जातिगत कारण भी रहे होंगे, लेकिन वो जो 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी थी, और उसके बाद जब उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें जीती, तो भाजपा को लगा कि नहीं, सब कुछ ठीक है। ऊपर देखने में सब कुछ ठीक लगता है निश्चित रूप से, और कह सकते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव जीतना एक कसौटी होती है। मतदाताओं की अगर अपेक्षाओं पे आप खरे उतर रहे हो तो संगठन बना नहीं बना, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ, ये चीजें गौण हो जाती हैं। लेकिन उपचुनाव को 1 साल से ज्यादा हो गया, और अब की जो परिस्थिति है भारतीय जनता पार्टी में, वो चाहे मंत्री पद के दावेदार हों और चाहे संगठन में पदाधिकारी बनने के दावेदार हों या राजनीतिक नियुक्तियों में दावेदार हों, उनमें अंदर ही अंदर खाने में एक व्याकुलता है। व्याकुलता इस बात की नहीं कि उन्हें पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, व्याकुलता इस बात की है कि संगठन को सर्वोपरि मानने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को खड़ा करने में, अपने पदाधिकारियों की नियुक्ति में इतना समय क्यों लगा रही है। अगर इतना समय लग रहा है तो निश्चित रूप से उसके कुछ न कुछ तो कारण होंगे। प्रदेश अध्यक्ष सार्वजनिक रूप से ये नहीं कह सकते कि पदाधिकारी बनाने में देरी क्यों हो रही है, वो निश्चित रूप से वही जवाब देते हैं कि समय आने पर पदाधिकारियों की घोषणा हो जाएगी। लेकिन 13 महीने, और 13 महीने को छोड़ दो, 7 महीने निर्वाचित अध्यक्ष हुए, अगर उनको 7 महीने हो चुके हैं
और 7 महीने बाद भी अगर कोई नहीं जानता कि कब पदाधिकारियों की सूची आएगी, 2-3 दिन बाद श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है। और अमूमन भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल इस 15 दिन में कोई ऐसे फैसले नहीं लेते, नियुक्तियों के हो या वो हो, अशुभ मानते हैं। तो अगर 2-3 दिन में नियुक्तियां नहीं होती हैं, जैसी कि उम्मीद नहीं लगती कि अभी कुछ होगा, विधानसभा का सत्र भी चल रहा है अभी, तो सितंबर तो लगभग गया कि भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही है कि जल्दी से जल्दी हम करें, और उसमें जो देरी हो रही है उसके पीछे के जो कारण हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता आपसे हमसे बेहतर जानते होंगे। लेकिन राजनीति में जब आप किसी पे सवाल उठाते हो, आप किसी दूसरे राजनीतिक दल की कार्यशैली पर कार्यप्रणाली आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.